सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत तो हम भी करते हैं, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। रेणु जी, क्या क्या लेकर आई हो आज इस टोकरी में? ये टोकरी में बहुत सारे खजाने हैं, क्योंकि आज तो किचन टिप्स बतानी है, बहुत सारी बताना तो व्यंजन विधि, हाँ बताना तो व्यंजन विधि है, लेकिन साथ में कुछ टिप्स भी चलेंगी तो जरूरी है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि रसोई घर में कुछ कुछ चीजों का हम ख्याल रखें तो बड़े सुकून से खाना पक सकता है। तो उसके साथ इन दिनों तो आजकल मुझे लगता है रसोई में कढ़ाई चढ़ी रहती होगी, कुछ कुछ बारिश हुई कि कढ़ाई चढ़ जाती है। हाँ, लेकिन फिलहाल तो हम ये सखियों को बताना जा रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है जी। और उसी के साथ आज एक और बड़ा वर्ल्ड इमोजी डे है आज। और इमोजी का तो बड़ा महत्व हो गया इन दिनों हमारी जिंदगी में। हो गया है, लेकिन उसको कैसे क्या उसका इस्तेमाल करें, ये बहुत गंभीर विषय है ना। इन दिनों तो हम कुछ कुछ कहना होता है, हम खुश हो गए तो हमने एक स्माइली डाल दी, मुस्कुराती हुई, ज्यादा खुश हो गए तो आंखों से आंसू निकल गए भाई खुशी में, वैसी वाली स्माइली डाल दी, गुस्सा हो गए तो गुस्से की भी है, मतलब हर भाव मौजूद है। बोलते कभी नहीं है, बोलना ही नहीं है। चेहरे पे जिप भी लगी होती है मुंह पर, कि मतलब हमने अपना मुंह बंद कर लिया, कभी ऐसे आश्चर्य से देखते हुए, मतलब ऐसे ऐसे भाव के उसमें मतलब चेहरे बने हुए हैं, हमें लगता है कि उतने भाव हमें पता भी नहीं है। हाँ, और शायद हम उतने भाव कई बार बताते भी नहीं है, सामने वाले के सामने जाहिर भी नहीं करते हैं। शायद हमारे चेहरे पर उतने भाव कई बार आते भी नहीं है, लेकिन इमोजी है तो हम सारे भाव पहुंचा देते हैं लेकिन वही एक ठीक है, पहुंचा देते हैं, बड़ी सहूलियत हो गई है। लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि बहुत सारे भाव हमें इसके समझ में भी नहीं आते, क्योंकि इतने छोटे छोटे बने होते हैं कि जो चीज हम सामने देख के नहीं समझ पाते तो इसमें क्या समझ में आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ भाव कुछ और भेजा और वहां कुछ और भाव हो गया। बिल्कुल, और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने ये जो इमोजी भेजी है इसका मतलब तो ऐसा है, और हम वो मतलब समझकर उसे भेज देते हैं, और सामने वाले को उसका असल मतलब पता होता है, जो कि बिल्कुल अलग होता है। और इस तरह से कई बार एकदम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाला नाराज हो जाता है, जवाब नहीं देता है, और हम सोचते हैं हमने मजाक कर लिया इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल उलट हो जाती हैं। जो हमने सोचा था, जैसे हम लोगों ने उस दिन भाषा की बात की ना, कि हम सोचते वो हैं और हो जाता है वो, तो ऐसा ना हो कि हम वो सोचें और वो हो जाए और ये सोचें और वो हो जाए। तो थोड़ा सा इस मामले में नेहा हम यही कहेंगे अपनी सखियों से कि अगर हम कुछ भेज रहे हैं, हमने तो सोच के भेजा कि चलो बहुत अच्छा है ये, और हमने आश्चर्य में भेजा और वो कुछ कहीं उल्टा पड़ गया, तो थोड़े दिन बाद आप देख लें कि ऐसा तो नहीं कि वहां कुछ और संदेश चला गया या कुछ और भाव प्रकट हो गया। तो आप थोड़ा सा वहां पर दरवाजा खटखटा लें उनका, यानी कि आप कुछ संदेश सीधे लिख कर भी भेज दें। इतनी भी आलस्य किस बात की कि भाई हम बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं, एक टिप से मारा और एक टिप में बस काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। बातचीत जैसे कम होती जा रही, तो अब लिख के जो हमारी बातें शुरू हो गई थी वो भी थोड़ी कम होती जा रही है। हम सारे भाव बस तस्वीरों के जरिए भेज देते हैं, क्योंकि टाइप नहीं करना पड़ता, हाँ है ना। तो बचत हो रही है, शब्दों की बचत। शब्द भाई शब्द इस तरह से न बचाएं, क्योंकि अब तो ये भी बहुत आसानी है कि फोन में आप बोलकर भी टाइप कर लेते हैं। तो अब जैसे कि जहां पहले हम कागज कलम ये सब उठाते थे, पहले तो उसके पहले हम दवात उठाते थे, वो वाली पेन उठाते थे जिसमें हम स्याही भरते थे। अब तो उसके बाद इतनी आसानी हो गई कि ये वाली पेन आ गई, ये बहुत आसानी से हम लिखने लगे। लेकिन उसके बाद भी मतलब हम सोचते हैं कि बस एक दो बटन ऐसे दबाएं, दो चार फूल चले जाएं, केक चला जाए, और उसके साथ कैसे कैसे भाव के चेहरे चले जाएं। तो उसमें ही काम हमारा बन जाए, क्योंकि अब तो सब किसी को भी 3-4 केक भेज सकते हैं उसमें आप आसानी से 3-4 केक पूरे घर के लिए कहीं से फोटो निकाल कर आप भेज सकते हैं कि भाई लीजिए हैप्पी बर्थडे हो गया आपका। जी हाँ। अब बात भी नहीं होती आजकल, जन्मदिन पर भी फोन नहीं आते आमतौर पर, सब सोशल मीडिया के जरिए सारे जन्मदिन बन जाता है, और आप अकेले घर में बैठे उनके धन्यवाद 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 पूरा दिन बीत जाता है। तो इमोजी आज 17 जो जुलाई के दिन मनाया जाता है,
इसमें आपने देखा भी होगा कि इसमें जो इसका भी जो इमोजी है, यानी कि जो इस तरीके के उसमें जो कैलेंडर भी कैलेंडर या बनकर आता है। तारीख का जो इमोजी है वो उसमें भी 17 तारीख ही लिखी होती है। उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड इमोजी डे आज के दिन मनाया जाता है 17 तारीख को, जी। इसलिए 17 तारीख वहाँ लिखी होती है आमतौर पर सभी जो भी तो ये जो बात है कि बहुत ढेर सारे भाव के चेहरे हमारे पास हैं, लेकिन उनको कब कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारी विवेक पर निर्भर करता है। उसके लिए कोई इमोजी नहीं है, तो कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें और भेजें ज़रूर। मतलब लेकिन अपने जो मनोभाव है उनको अगर आप लिख कर भी साथ में प्रकट कर देंगी तो कोई गलती नहीं होगी। और इसके साथ साथ उसके भाव को और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग करें, हमें तो यही लगता है नेहा। कई बार जब हम कुछ जवाब देते रहते हैं और हमने मजाक में जवाब दिया है, लेकिन वो गलत तरीके से भी जा सकता है, वो इस तरह से जा सकता है जैसे हमने ताना दिया है, तो वो उसके बाद में अगर आपने एक स्माइली लगा दी, मुस्कुराती हुई इमोजी लगा दी, तो पता चल जाता है कि भाई आप मजाक ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि एक तो ताना मारा, उसमें मजाक भी उड़ा रही हैं, ये भी मतलब दुगना हो सकता है। मतलब इसका जो भाव है वो भी, उसका प्रभाव जो है वो दुगना हो सकता है। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो बड़ा ही तो इससे अच्छा है तो हम फोन उठाकर फोन ही कर लें। नहीं, बता दें। आप करें प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल प्रयोग करें, लेकिन हाँ उसके जो परिणाम है उसके लिए तैयार है। बिल्कुल। तो अभी क्या किया जाए बताइए। नहीं किया ये जाए। पहले तो एक बात और हम बताना चाहते हैं अपनी सखियों को खास तौर से, कि ये जो इमोजी की बात आती है, ये एक हम उम्र में जैसे कि हम मजाक करते हैं, हमें लगता है बस इसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। आप ये भी देखें कि किस उम्र के, किस वय के व्यक्ति को आप भेज रही हैं और क्या उनसे आपका संबंध क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे ज्यादा उम्र का कोई है, आपके लिए वो सम्माननीय है, आपको इस तरह से आपका हम वय नहीं है, हम उम्र नहीं है, तो मत भेजें। बहुत कम ही भेजे, प्रणाम आदि का भेज सकती हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको ये सम्मान दे कि हाँ आपने उनके लिए जहमत उठाई, आपने लिखा और तब भेजा। नमस्ते है या गुड मॉर्निंग है या कुछ भी है, सुप्रभात है, जो भी आपको लिख कर भेजना है वो लिख भी दें साथ में, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आपने उनके लिए थोड़ा सा मेहनत की, या आप इतना उनसे आप उनका सम्मान करती हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। और ख्याल रखने की बात आती है तो हम भी सखियों का ख्याल रखें। इशारा समझ गए। शाम से
जब इमोजी आता है तब भी हम लोग कभी-कभी ऐसे ही भौचक्का रह जाते हैं कि ये कौन आया? ये है क्या? कौन आया, क्यों आया, कैसे आया? है क्या ये? जी। कह क्या रहा है? तो कुछ ऐसे ही अंदाज हो जाते हैं जब हमें इसके भाव नहीं पता होते हैं। हुँ। तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं ना कि सतर्क रहें कि क्या है इसका भाव। जी। और ऐसा तो नहीं कि जो आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं वही सामने वाला भी उसको समझे, क्योंकि ये भी अलग तरह की हमें लगता है पढ़ाई है नेहा। हाँ, ये जैसे कह सकते हैं कि हमारे जो आदि मानव के ज़माने में आता था चित्र बना हुआ, हुँ। और उसी तरह की कुछ एक की पढ़ाई है जो आगे जाकर हम, हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी जब कई वर्षों बाद, कई हज़ारों सालों बाद खुदाई हो, तो इस तरह के इमोजीज़ के बारे में कुछ निकलेगा। हमें दीवारों पर बना देना लेकिन चाहिए। अभी फिलहाल जो है हमको इसको समझना होगा कि इसके क्या भाव हैं। अक्सर हम भी पूछते हैं अपने बच्चों से कि भई ये ऐसे-ऐसे बादल बना है, इसका क्या मतलब है? बिजली है कि बर्फ है कि क्या है? तब वो बता जी। देते हैं बच्चे। तो अभी आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ी-सी ज़्यादा हमसे पढ़ चुकी है इसके मामले में, तो उनसे समझ लें, नहीं तो हम अपने को ऐसे ही जाने दें बिना सीखे भी। नहीं, उनकी तो भाषा ही सीधा-सीधा आने वाली पीढ़ी की यही भाषा है। अब हम हाँ, जो धीरे-धीरे सीधे-सीधे समझ में आते हैं, जो जी। ये हँस रहे हैं, ये रो रहे हैं। अभी जैसे तुमने बताया कि वो हँसते-हँसते उनके आँख से आँसू आँसू निकल आ आता जाते है। हैं। अब वो हम अगर कभी भेज दें तो समझ में आएगा कि हमने तो रोने के लिए भेज दिया, वो कहीं पता लगा हँसने की बात हो गई। तो ये वैसी ही चीज़ें हैं। जब वो रोता है तो उसके आँसू सीधे गिरते हैं, और अच्छा। जब वो हँसता है तो आँखों के किनारे से निकलते हैं। क्या बात ये है! अंतर है। तो वाह! इस तरह से इसका गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। जी। यही हमने कहा कि ये अलग तरह की जी। भाषा है। इसको समझ कर ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ गड़बड़ करने से अच्छा है कि ना इस्तेमाल करें। जी। तभी प्रयोग करें जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएँ कि ये सही है। हुँ। और ऐसे ही जब न्याय प्रणाली की बात आती है नेहा, तो जी। यही होता है कि बराबर ये कहा जाता है कि 4 दोषी छूट जाएँ वो ठीक है, लेकिन एक भी ऐसा ना हो कि जो गुनहगार नहीं है हुँ। उसको सज़ा मिल जाए। किसी भी निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और उसके लिए ही बड़ी अच्छी तरह से न्याय प्रणाली की स्थापना हुई है, और अच्छी तरह से वो पूरी जानकारी लेते हैं। अलग-अलग तरह से जो भी सबूत होते हैं, उन सारी चीज़ें पेश की जाती हैं उनके बिल्कुल, सामने। बार-बार सबूतों से बात की जाती है, गवाहों से बात की जाती है, सबूत देखे जाते हैं, और हम लोग कभी-कभी घबराते भी हैं कि क्या है इतनी लंबी प्रक्रिया, लेकिन शायद वो इसीलिए है कि जी। किसी भी निरपराधी को सज़ा ना मतलब मिले। हाँ, जी। सज़ा ना मिल जाए। और इसीलिए आज जो हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस को मनाया जाता है। जी। और रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है। यानी कि रोम का जो कानून था, या रोम की जो प्रथा है, प्रणाली है, हुँ। उसे अपनाया गया पूरी दुनिया भर में, किसी जी के हाँ। ज़रिए सारी न्याय प्रणाली चलेगी। क्योंकि उसकी जो प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी नहीं सिद्ध कर दिया जाता, और जांच के दौरान आरोपियों और व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार स्थापित किए गए हैं। जी। मतलब बात वही है कि जब तक आप, जैसे कि अक्सर कह देते हैं कि इसने ये चोरी की है, हुँ। अभी बस थाने में रिपोर्ट हुई और हम कह देते हैं इसने चोरी की है, नहीं कह सकते आप जब तक कि उसका ये सिद्ध ना हो जाए कि हाँ उसने चोरी की है। तो अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम किसी को भी दोषी नहीं मानते, जी। और हमारी न्याय प्रणाली इसी तरह से चलती है। शायद इसलिए जिन्हें हम दोषी मान लेते हैं, समाज की तरफ से हम जिन्हें दोषी मान लेते हैं, उन्हें भी न्याय प्रणाली में एक अलग से वकील दिया जाता है, और जी उनकी हाँ। पूरी जो पैरवी होती है वो की जाती है। बिल्कुल, यानी कि उनको भी अपनी बात कहने का, अपने पक्ष रखने का पूरा समय दिया जाता है। उनके पास भी अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। जी। और ये जो संधि की बात है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इस संधि को किया, और एक स्थायी न्यायाधिकरण भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हम अपराध न्याय करें, जिसको कि आईसीसी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बनाया गया है, कि एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें कि नरसंहार, मानवता के खिलाफ कोई अपराध हो रहा हो, जी। या जैसे बहुत ज्यादा एक जगह पे कहीं बहुत ज्यादा लोग मर गए या मार दिए गए, जी। युद्ध के में जो अपराध होते हैं, युद्ध तो ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जिसका जो देश अपना होता है, मतलब जो भी देश होता है, जी। वो अपने जो भी सैनिक होते हैं उनका ही पक्ष लेता है, जी। और जाहिर है कि सामने वाले को दुश्मन ही समझते हैं हम, तो बहुत ज्यादा ज्यादतियां भी हो जाती हैं। तो उसके लिए, और इसी तरह से आक्रमण में जैसे कि अपराध होते हैं, जैसे हमने कहा कि जब जी। आक्रमण होता है तो जाहिर है कि जो शासक है या जो बलवान है वही अपना चलाता है सिक्का। तो इस तरीके की चीजों में किसी भी तरह से कोई गलती ना हो, या जिसके पास बल है वो जी। कहीं अपना प्रभुत्व न जमाए, इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है स्थापित किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देश के स्तर पर कुछ भी अगर गलती हो रही है जी। या कहीं कुछ अन्याय हो रहा है तो उसकी सुनवाई वहाँ की जाती है। तो ये एक मानवता के लिए बात है कि कहीं पर भी अमानवीय व्यवहार किसी के साथ ना हो। अलग-अलग देश भी अगर कर रहे हैं, किसी देश के व्यक्ति जो कहीं बड़े पद पर बैठे हैं, वो भी अगर कुछ गलती करते हैं, जी। तो उनके लिए भी एक न्याय व्यवस्था है, हुँ। जिसके तहत वो आते हैं, तो उन्हें जवाबदारी है उनकी भी, ये बिल्कुल, सत्य है। ये बात तो है। हुँ। ये कई अपराधों से लोगों को बचाने के लिए उनको ये एक तरह से ये दिन ऐसा है कि लोगों को ये चेतावनी देता है कि आप अपराध न करें, और दूसरा ये कि जो अपराध नहीं कर रहे हैं उनको एक शांति का माहौल मिल सके, जी। उनको ये महसूस हो सके कि वो सुरक्षित हैं। मतलब कहीं कोई है सुनने वाला, जी। जो कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो हम यूँ ही दबा दिए जाएँगे, कुचल जी। दिए जाएँगे। तो किसी तरह से अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है और हम किसी तरह से फँस जाते हैं, या हम पर कोई दोषारोपण कर दिया जाता है जो मिथ्या है, तो उसे गलत सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक मौका है, हमारे लिए न्याय प्रणाली है, जी। जहाँ हम जाकर अपनी पूरी जितनी ताकत है, जितनी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, जो भी हैं, वो हम बता सकते हैं कि नहीं, हमने कोई भी अपराध, जो भी अपराध के लिए हमें लिया गया है, हाँ, वो हमने दंडित नहीं किया किया जाने है, वाला है, जी। या आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जी। पीड़ित करने की संभावना बन रही है। हुँ। तो ये एक तरीके से जो दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वो इसीलिए है कि आपको न्याय मिल सके, आप जागरूक रहें, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। देश के स्तर पर तो होती जी। ही हैं, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवस्था है, कानून है और न्यायालय बने हुए हैं। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि न्याय मिलेगा आपको कहीं न कहीं। ये एक मन में अगर आपके बात है कि आप, अगर वो कहते हैं ना, जो गलत नहीं है उसके साथ गलत नहीं होगा, जी हाँ। जो सही है उसके साथ सही होगा, आखिर में सत्य की विजय होगी, जो हम जी हाँ, कहते आते हैं, बिल्कुल। हमेशा से सुनते आए हैं। जी हाँ। वो इसी वजह से है कि एक न्याय प्रणाली है हमारे पास, और वो हमें सत्य साबित करने का मौका देती मौका है। देती है, तो ज़ाहिर है कि ऐसे में फिर एक मन में संबल मिलता है कि हम घबराएं नहीं, और जब घबराते नहीं हैं तो ज़ाहिर है कि क्योंकि जब कहते हैं ना कि जो सच बोलता है उसको बस एक बार तकलीफ होती है, उसके बाद जी। तो उसका रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन जो पहली बार झूठ बोलता है उस वक्त उसको आसान लगता है, लेकिन बाद में उसकी राह बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, उसे तो छुपाने के लिए उन्हें कई झूठ बोलने पड़ते हैं, एक जाल बन जाता है, फिर वो फँसते जाते हैं उसमें। जी हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इस सब चीज़ों को ख्याल में रखें हुँ। और खुश रहें। जी, और एक गीत सुना देते हैं तो बड़ी और खुश खुशी कर हो देते जाएगी, हैं। बढ़ जाएगी जी हाँ, खुशियाँ। बिल्कुल। हे बाबू हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के। हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के। हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के। धोखे पे चलती है दुनिया, आहा हा, सूरत पे मरती है दुनिया, ओ हो। धोखे पे चलती है दुनिया, सूरत पे मरती है दुनिया, भोले भाले दिल में है क्या, भोली सी आंखों में है क्या, भोले भाले दिल में है क्या, भोली सी आंखों में है क्या, पता लगाना जरा बच के। हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के। दिल जो हार जाने वाला
अदाएं क्या है कम, मटकती जाए छम छम छम, बाकी अदाएं क्या है कम, मटकती जाए। इसे दिल देना जरा बच के, हे बाबू हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के, हे बाबू हे बाबा बाबू, दिल पे जरा रखना काबू, चलना यहाँ दिल देना जरा बच के। तो बच के चलना तो नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास एकदम हम किचन में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। जी नहीं तो वहां तो बच के रहना पड़ता है ना, हाँ, अक्सर, क्योंकि सही बात है, मिर्च बहुत ज्यादा लग जाती है। मिर्च भी कभी ज्यादा लग जाती है, कभी नमक ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, कभी कम हो जाता है, उसका तो रास्ता है, लेकिन ये ज्यादा वाले का रास्ता नहीं है। लेकिन एक तो हम अपनी सखियों को बता दें कि कलम और कागज लेकर बैठ जाएं। हम व्यंजन तो बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़े टिप्स दे देते हैं, क्योंकि कुछ सखियां हमारी देखो ना इधर उधर जा रही हैं, पेन ढूंढ रही हैं। हाँ, वो गाने में खो गई थी ना तो अचानक से, और या बच्चों का वो अपना वो ज्योमेट्री बॉक्स निकाल रही है कि उसमें से पेंसिल मिल जाए तो बेहतर है। ठीक है, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, हम अभी 5-7 मिनट तक ये बातें कर लेते हैं, बता देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मिर्च ज्यादा हो जाए सब्जी में, और अदरक और ये सब का तीखापन बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें अंदाज होता है मिर्च का, और वहीं हमने अगर अदरक अच्छे से डाल दी उसमें अच्छी तरह से, और लहसुन डाल दिया, तो उसका तीखापन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम दूध, दही या क्रीम डालकर उसको बराबर कर सकते हैं। एक तो उसमें मात्रा बढ़ जाती है जी, और जाहिर है कि उसका तीखापन, मिर्च जो है उसकी तिताई कम हो जाती है। वहीं अगर संभावना है कि आप सब्जी की मात्रा बढ़ा सकती हैं तो वो बढ़ा लें, तो तीखापन कम हो जाएगा। खटाई बढ़ा लेंगी तो भी वो थोड़ा सा बराबर हो जाएगी। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें कि आप मीठा भी डाल सकती हैं, यानी थोड़ी सी, ये नेहा का है नुस्खा, थोड़ी सी ये शक्कर डाल देती हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे पालक पनीर वगैरह है तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें। गुड़ जो है वो थोड़ा सा पालक का जो खारापन होता है वो भी कम करता है, और वहीं आपको ये तीखेपन को भी कम कर देगा। और क्रीम तो चाहिए ही, पनीर वाली कोई क्रीम मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, बस सब कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, और फिर तो मतलब अगर तीखा लग रहा है तो भी लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वाद है। तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं, है ना। क्रीम डालते ही कोई भी सब्जी उसे शाही कहना है, उसके नाम के आगे शाही जुड़ जाता है। ये हमने गौर किया है अपनी छोटी सी किचन जर्नी में। यानी कि जो मक्खनबाजी है वो सब जगह चलती है। जी बिल्कुल, बढ़िया है। वैसे लेकिन पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है, हाँ, उसका भी काफी उपयोग होता है। हमें तो एक ही पता है कि उससे आटा गूंथ लेने से रोटी बड़ी अच्छी बनती है। हाँ, ये बात तो है, वो बराबर हम प्रयोग करते हैं। वैसे तो अगर आपने घर में पनीर बनाया है, तुरंत ताजा बना है, तो आप उसका पानी वैसे भी पी सकती हैं। अच्छा वो भी अच्छा लगता है स्वाद में। मर्जी आपकी कि अगर शक्कर डाल के पीना चाहें तो, नहीं तो सादा भी पी सकती हैं। जैसे कि आटा गूंदने की बात नेहा कह रही है, तो वो तो है ही। उसके साथ साथ जो सब्जी पनीर की बना रही है उसमें जो पानी है, अगर आपको प्रयोग में लाना है तो वो आप प्रयोग में ले आए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको आटा नहीं गूंदना है, आपने नान वगैरह बाहर से मंगवा ली, या आप चावल केवल बनाना चाह रही हैं, भात बनाना चाह रही हैं, तो उसका प्रयोग आप आराम से उसी सब्जी के लिए कर लें, और वो और सब्जी जो है आपकी रिच हो जाती है। बिल्कुल। और पनीर फाड़ने के लिए जब हम जो नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नींबू जब हम निचोड़ लेते हैं तो उनके छिलकों को अगर एक बरनी में रखते जाएं, और थोड़ा नमक डालते जाएं, तो नींबू का अचार बन जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मुझे तो लगा कि तुम बताओगी कि उसको वॉश बेसिन में रगड़ लें। अगर एक आध निकला हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है अचार लायक, तो आप उसको, उसका जो छिलका बिल्कुल निचोड़ चुका है, उसको आप वॉश बेसिन वगैरह जब साफ करते हैं तो उसको कर लें। आप भी जानती हैं कि खटाई जो है वो किस तरह से चिकनाई वगैरह को खत्म करती है, गंदगी साफ करती है, और नींबू तो सफाई के मामले में माहिर है। बताइए, नींबू पूरा रस अपना देकर वैसे ही हमें बड़ा वो देता है, कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और फिर छिलके भी उसके काम में आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी सखियां बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं चेहरे पर कोहनियों को साफ करने के लिए। सखियां तो हर चीज का बिल्कुल पूरा उपयोग कर ही लेती हैं। लेकिन हमने सोचा कि और भी जो सखियां हमसे आज जुड़ रही हैं, या जो आपस में एक दूसरे को नहीं बताती है ना, वो भी सुन ले हमें। और चावल बनाते समय भी अगर 2-3 बूंद नींबू का रस हम डाल देते हैं तो भी खिले खिले बनते हैं चावल। अरे वाह। वहीं चाशनी भी जब बनाते हैं किसी भी आप मिठाई के लिए, गुलाब जामुन या किसी भी चीज के लिए, उसमें अगर नींबू डाल देते हैं तो जो भी शक्कर की जो गंदगी है वो निकल आती है, और ऊपर जो फेन आता है उसको आप निकाल कर फेंक दें, और बहुत साफ सुथरी चाशनी बनती है, यानी शीरा जिसको कहते हैं। अच्छा, और यही काम हम दूध से भी कर सकते हैं ना, 1-2 चम्मच दूध मिलाकर भी, वो भी डालते हैं जी। तो ये बढ़िया बातों से बातें निकल रही हैं, टिप्स में टिप्स निकल रहे हैं। अब तो हम नोट करते जा रहे हैं सारे। ये जो आजकल का मौसम है इसमें बड़ी आसानी से बिस्किट वगैरह
वगैरह तो मुलायम हो ही जाते हैं, लेकिन वही जो ड्राई फ्रूट्स की जब बात आती है, काजू बादाम ये सब जब वो हो जाते हैं मुलायम, तो स्वाद वो नहीं रह जाता जो उनके ताजेपन में रहता है। तो जी। इसके लिए बेहतर है कि आप उसको फ्रिज में रख लें, और जब फ्रिज में? खाना हो, हाँ फ्रिज में रख लें बड़ी आसानी से। हाँ थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं रहेगा कि दांत आपके गल जाए। तो फ्रिज में रखें इन सारी चीज़ों जी। को। एक तो कीड़े लगने का डर नहीं रहेगा, कीड़े नहीं लगेंगे, उसके साथ साथ मुलायम नहीं पड़ेंगे। तो जब आपको खाना हो तब निकालें, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा निकालना है तो तब भी आप किसी हवा बंद डिब्बे में रखें, ताकि उसकी वो कुरकुराहट है वो बनी रहे। बिल्कुल। और एक टिप्स हमारी मम्मी ने हमें दी कि जब अच्छा, आप मुझे लगा तुम्हें जन्म से आती है। जन्म से तो हमें आ ही नहीं रही है। जन्म से हम दूसरी तरफ गए हुए थे, फिर हमें अच्छा किचन की अच्छा, तरफ लेके आया अभी गया लाया है। गया, तो अभी जी। क्या आ गया फिर? तो अब पॉपकॉर्न फोड़ते हैं घर में ही हाँ हम। हाँ, तो उसके लिए अगर पूरे नहीं फूटते, कई बार दाने रह जाते हैं, तो इसके लिए अगर आप एक छोटे से किसी बर्तन में या एक प्लास्टिक की किसी थैली में आप बंद करके पॉपकॉर्न के जो मक्के के बचे जो हुए, दाने हाँ होते हाँ, हैं, जो जो कड़े कड़े रह जाते शुरू में हैं। ही, जो शुरुआत में ही, तो फोड़ने से पहले ही अच्छा, आप उन्हें रख के फ्रीजर में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद निकाल कर जब उन्हें फोड़ेंगे तो सारे के सारे फूट जाते हैं। अरे वाह। मतलब फ्रीजर में रखें या फ्रिज में? फ्रीजर में रखिए, किसी अच्छा चीज में पैक करके, वही एयर टाइट वही चीज में। एयर टाइट, यानी जी। हवा बंद बिल्कुल हो, जिप वाला कोई पैकेट हो, या आप डिब्बे में भी रख सकती हैं उसको, और उसमें रख कर फिर आप फोड़े तो पूरे निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर उसमें 4-5 तो नीचे बच ही रह जाते जाते हैं, और वो अगर आपने ध्यान से हटाया नहीं तो आपके दांत टूटने का पूरा अच्छा, हम जो इंतजाम हम रहता तो है। खा लेते हैं उसको दबा दबा के दांतों हाँ को। भाई, ये यंग है, अब ठीक है, कम उम्र है, कर लीजिए, बाद में पूछेंगे आपसे। जी। इसी तरह से लहसुन छिलना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें उंगलियों में दर्द होने लगता है, और एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इसके लिए आप, बहुत आसान है कि एक बर्तन में पानी लें, उसमें उसको भिगो दें, और कुछ समय बाद हल्के हाथों से दबा दबा कर आप छिलके उतार लें उसको, वो अलग हो अरे वाह, जाएंगे। ये तो आसान हो गया बहुत। जी हाँ, और वैसे ही अगर आप जल्दी में भी हैं तो थोड़ा उसको आप तवे पर सेक लें। तो जैसे मूंगफली वगैरह के हम दाने जब भून लेते हैं और छिलके उसके अलग हो जाते हैं, जी। वैसे ही लहसुन के भी हो जाएंगे। वहीं ये जब अगर आपने तवे पर सेक लिया, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नम हो जाए, तो आप एक डिब्बे में उसको रख लें, और खूब अच्छे से खकर चला देंगे उसको, हिला देंगे उस डिब्बे को, जी। तो भी वो छोड़ देगा। अक्सर आप मूंगफली के भी छिलके आप ऐसे हटा सकती हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। हम यही करने वाले हैं, अब हाथ से कभी हम छिलने ही नहीं वाले हैं लहसुन। वैसे तो आप कुछ भी नहीं करने वाली थी, अब करेंगी, ये अच्छी बात है। ये टिप्स सखियों हम इसीलिए दे रहे हैं कि ये जो नेहा जैसी बच्चियां हैं ना, जब काम नहीं करती हैं तो इनके लिए कुछ कुछ आसान चीजें बताई जाती हैं, इनको लालच दिया जाता है, तब हमारी बिटिया लोग काम कर लेती हैं। तो अब करेंगी ये। चलिए, और क्या और बताएंगे? हम बताना ही चाहते हैं कि जब चाय तो सभी के घर में बनती है, हाँ हाँ, और चाय पत्ती फेंक दी जाती है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सादे चाय बना रहे जिसमें अदरक वगैरह नहीं डाला है आपने चाय की पत्ती में, तो वो चाय की पत्ती बड़ी कई इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अगर वो जैसे? टी बैग में हो तो ज्यादा अच्छी तरह से उसे आप इस्तेमाल कर सकते यानी हैं। कि केवल गर्म पानी में आपने उसे डाला है और निकाल लिया, उसमें दूध भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, और अदरक भी नहीं है। जी। फिर? तो वो टी बैग को अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो फ्रिज में जो बदबू आती है वो दूर हो जाती है अपने आप ही। ये काम आप शू रैक के लिए भी कर सकते हैं कि शू रैक में भी जो बदबू आती है, क्योंकि सीलन सी हो जाती है कई बार जूतों में, या मोज़ों की भी चमड़े गंध की आती महक है। आती है जी। उसमें, हाँ। तो उसके लिए भी अगर आपने टी बैग रख दिए तो भी वो सारी जो दुर्गंध है वो दूर हो जाती है। हाँ, जूते के स्टैंड के लिए तो नेहा हम यही कहेंगे सखियों से कि भाई उसमें गंदे वाले मोजे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो जो है ना, नहीं, सखियों से तो आप कहेंगे, लेकिन अभी हम अपने सखाओं से भी जी, कहना जी, पड़ेगा। तो सखाओं भाई से भी ठीक है, कहना ध्यान पड़ेगा। रखें। हमारे भाई बंधु जो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे सभी दोस्त लोग, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इस मौसम में खास तौर से, वैसे तो कभी भी गंदा मोजा ना पहने। वैसे मेरी सखियां भी पहनती हैं मोजा, ये तुमने क्यों कहा कि अपने नहीं, सखाओं से सखियां भी कहें? कहीं कम नहीं है, हम सखियां भी कम नहीं हैं। हम भी ये सारे काम करती हैं। तो मोजे जो है वो वाकई बहुत ज्यादा, जो उनकी जो गंध होती है दूर तक जाती है, बहुत देर तक रहती है। जी। तो पहली बात तो उसमें रखे नहीं, लेकिन हाँ, ये जो चाय पत्ती वाला है वो बहुत मुफीद है। इसको आप जूते के स्टैंड पर रख सकती हैं, फ्रिज में रख सकती हैं। वहीं फ्रिज में आप नींबू कटे हुए भी जो है पानी में करके रख देंगी तो फ्रिज की जो दुर्गंध है वो चली जाएगी। तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी और बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और हम बहुत सारे व्यंजन भी बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा और बता देते हैं, बताइए। गीत सुनाने के पहले, कि जैसे कि हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, लौकी के हों या किसी भी चीज के हों, तो उसमें लौकी भी कद्दूकस के अगर आप डाल दें उसकी ग्रेवी में, रस में, तो वो ग्रेवी जो है थिक हो जाती है। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जैसे कि जो प्याज नहीं खाते उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको थिक करना। तो उसमें आप ब्रेड का भी टुकड़ा डाल सकती हैं क्रश करके, क्योंकि उसका कोई स्वाद नहीं आता और पता भी नहीं चलता।
वही जो मिर्च वाली जो बात हमने कही थी उसमें भी आप ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकती हैं। तो इस तरह के टिप्स मिल गए हैं अभी मुझे। अब मैं कुछ अब तो आप हम रसोई की तरफ तिकड़म नहीं करेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं तो आप तिकड़म गाने की करेंगे। तरफ जाएंगे, जी, रसोई जी। घर की ओर बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल। जाएंगे। గగరిక రే సారి పా పదమ పగమ రే గ సరి సని స గగరిక రే సారి పా మ పదని స ని ద ప మ గరి స గగరిక రే సారి పా कासे कहूँ मन की बात, हाँ कासे कहूँ मन की बात, बेरी बलवा दुखिया कर गए, दुख को ले गए साथ। कासे कहूँ मन की बात, हाँ कासे कहूँ मन की बात, धनी धनी पद मप गम रे ग सरे निसा हर आहट पे आस लगाए, हर आहट पे आस लगाए, आ
कुछ ऐसे ही तरंग हमारे मन में बज रही है क्योंकि हम बड़ी अच्छी सी सब्जी के बारे में सोच रहे थे इतनी देर से। हाँ, ऐसा सब्जी जी, किस चीज की? सेव टमाटर की सब्जी। हाँ, ये ठीक है। हमने सोचा कहीं पालक वालक तो नहीं बता रही, क्योंकि हम बराबर ये कह रहे हैं कि साग इस मौसम में ना खाएं। तो इसलिए हम टमाटर की सब्जी, सेव टमाटर बताए, जो सूप की तरह होता है। अच्छा। तो ठंडी में बड़ा अच्छा लगे, ठंड सी होती है ना अभी, बारिश और ठंडी, ऐसा ऐसा लगता है कि एक मिला जुला माहौल है। यानी कि जिस समय बारिश होती है तो कभी कभी ठंड लगती है, लगता है पंखा वंखा बंद कर दो, कुछ कोजी कोजी सा हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है जी, तो हम बताते हैं सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सखियों को। क्या क्या? 2 बड़े टमाटर चाहिए, लाल वाले तो बड़े अच्छे लगते हैं अगर हों तो। और 1 मध्यम आकार का प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 बड़ी लहसुन की कलियां। मसाले में सब सारे मसाले लगेंगे, धनिया पाउडर, मिर्च धनिया के पाउडर और हल्दी और नमक, इस तरीके के जो हींग भी डाल सकते हैं, भी बिल्कुल डालेंगे। हाँ, बिल्कुल डालेंगे। तेल लगेगा हमें, और सेव यानी वो जो भुजिया वाला जो आता है सेव, थोड़ा मोटा सा होता है। अच्छा, थोड़ा मोटा वाला। अच्छा, नहीं, इसमें हींग नहीं पड़ेगी, हमने गलत बोल दिया क्योंकि आपने लहसुन और प्याज डाल लिया है। ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, डाल लेंगे ऐसा। हाँ, कोई बात चुटकी भर डाल। थोड़ा सा नहीं, रहने दो, छोड़ देते हैं। ठीक है। नहीं, इसमें नहीं पड़ता सखियों, ये मजाक की बात है। क्योंकि लहसुन और हमने प्याज इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए हींग की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले 1 टमाटर को हम इसमें से पीस लेंगे और दूसरे को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अच्छा, एक ही पीसेंगे? जी, एक पीसेंगे और एक काटेंगे। एक हम 2 का बता रहे हैं, सखियां अपने हिसाब से बढ़ा लेंगी या कम कर लेंगी। ये जितनी मात्रा बता रही हैं उतना 2 व्यक्तियों के लिए ठीक है। जी। तो जब प्याज, 1 टमाटर को हम पीस लेंगे, दूसरे को टुकड़ों में काट लेंगे, प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे, अदरक लहसुन को कद्दूकस कर सकते हैं या पीस सकते हैं हम। अच्छा। अब एक कढ़ाई में गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखती है गैस के ऊपर। अब 1 चम्मच से हम 1 चम्मच के करीब तेल डाल के उसको गर्म करेंगे और उसमें सरसों या जीरा डाल के उसे चटकने देंगे। अच्छा। उसमें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के कुछ देर तक चलाते हुए भून लेंगे। अब उसमें कटे हुए टमाटर डालकर चला लेंगे, कुछ देर ढक के हम उसके पका सकते हैं। हल्का जब वो पक जाएगा तो इसमें पिसा हुआ टमाटर मिला देते हैं और ऊपर से सारे मसाले यानी कि हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल के हम इसे भून लेंगे। कुछ देर चलाते हुए पकने देंगे। जब दोनों टमाटर ऐसा लगे कि मिल गए हैं, जैसे जो टुकड़े वाला टमाटर था वो और ग्रेवी जो हमारी थी वो दोनों आपस में एक रस हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, तो हम 1 कटोरी पानी उसमें मिला देंगे और उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। यानी कि पहले अच्छी तरह से टमाटर समझ लीजिए आप भून गया है, तभी उसमें आप 1 कटोरी पानी मिलाएं ताकि थोड़ा सा वो रसीला हो जाए। जी। अच्छा। और जब अच्छी तरह से उसमें उबाल आने लगेगा तो 1 बड़ा चम्मच यानी कि करीब आधी मुट्ठी के करीब जो होता है वो सेब चूरा करके हम उसमें मिला देंगे। अच्छा। और अच्छे से चला के 1 और उबाल उसको आने देंगे। पानी कम हो जाएगा तो हल्का सा गाढ़ा सा होने लगेगा, तो बाकी सेब है हमारे, वो उसके ऊपर से हम डालते हैं, चम्मच से डाल के हल्के से मिलाएंगे और गैस बंद करके उसके ऊपर कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जिसे हमने सामग्री में बताया नहीं था। पर ये तो देखो, ये तो गार्निशिंग वाली चीज है, सजावट की चीज है और खुशबू भी आती है इससे बहुत अच्छी। तो इसमें आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है, कसूरी मेथी भी डाल सकती हैं, और नहीं तो कुछ अब हमने बहुत दिनों से इस्तेमाल करना शुरू किया है, पुदीने की पत्तियां भी बहुत स्वाद आती हैं। आलू टमाटर का रसा हो, रसेदार सब्जी हो या किसी भी चीज में, या कभी कभी समोसे वाले आलू में भी अगर आपने पुदीना डाल दिया तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग आ जाता है, उसका खुशबू बिल्कुल अलग हो जाती है। बिल्कुल। और ये हम कभी कभी सेव इसमें अगर चाहें, अगर ज्यादा गीला नहीं चाहते हम, अगर तुरंत नहीं खा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद गर्म करके ग्रेवी को भी मिला सकते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ा मुलायम सा हो जाएगा। हाँ, यानी कि बिल्कुल हलवा जैसे हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि जिस समय आपको खाना है उसके 5 मिनट पहले खाएं। और बात फिर वही होती है कि खाते खाते आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके का आपको पसंद आ रहा है और कितना मुलायम आपको चाहिए। अगर आपको बिल्कुल मुलायम नहीं चाहिए तो जाहिर है कि बिल्कुल गुनगुनी हो सब्जी, उस समय आप खाने से पहले ही आपने थोड़ा सा गर्म किया ग्रेवी को और उसके बाद आपने भुजिया डाल के शुरू कर लिया खाना। तो बिल्कुल बेसन वाली जो भुजिया होती है, यानी कि उसमें आलू वाली भुजिया नहीं, बेसन वाली सेव भुजिया आप डालेंगी, वो भी थोड़ी मोटी वाली होगी तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग आएगा सखियों। और सेव आप घर में भी बना सकती हैं। उसकी जो बनाने की विधि है वो हम फिर कभी बताएंगे। अभी तो इसके साथ जो पराठा, इसके संग तो नहीं, पराठा बता देते हैं एक अलग तरीके का। लेकिन हाँ, ये जो सेव वाली सब्जी है वाकई बहुत स्वाद होती है। ऐसा लग रहा है कि आप इसको वैसे ही चाट की तरह भी खा सकती हैं। जी, है ना? जी। तो क्या बात है।
पराठा बताने वाले आप, ऐसा लग रहा है। अच्छा बता दें। हाँ, अभी इतने खाने की बात ऐसी होती है तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ हैवी ठीक है, चीज भी होनी चाहिए। किसी तरह से हम बैठे रोक बैठे लें। बता लेते हैं। अच्छा हाँ, ये सोचिए, तो नहीं समझ हाँ। लें कि कितनी हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। सखियां तैयार है ना इस बात के लिए कि हम किस तरह से अपने मन को रोक कर आपको बता रहे हैं। और पराठा जो हम बताने जा रहे हैं नेहा, वो सखियां समझ लें कि आटा तो चाहिए ही, जैसे कि हम रोटी जी। या पराठे का गूंथते हैं वैसा रख लें एक अलग से, हम्म। और रोटी जैसा ही ठीक है। जी। उसके साथ साथ ये है जो कि हम चने की दाल भिगो के भी बनाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटके, थोड़ा आसान सा है। जो हम फूटा हुआ चना, जैसे कि जी। पॉपकॉर्न जैसे तुमने कहा, वैसा भुना हुआ जो चना होता है, जी। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो लैया चना में इस्तेमाल करते हैं या जो भेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला चना जो हम ऐसे सादा खा जी। सकते हैं, वो वाले चने को, उस चने को मिक्सी में पीस लें अच्छी तरह से। और थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हरी मिर्च काट कर डाल लें, और चाहे तो लाल मिर्च डालें या हरी मिर्च डालें। जी। उसके साथ ही उसमें हींग, धनिया पाउडर, और अमचूर, जी। यानी खटाई चाहिए हमें, नमक डाल लें अपने अंदाज के हिसाब से। इसमें अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि जी। बेसन के साथ अजवाइन का जो होता है जोड़ अच्छा बहुत मेल है, अच्छा जी। होता है, स्वाद अच्छा लगता है। इसको कर लें, और उसमें हल्का सा, अगर आप सरसों का तेल या कोई भी जो तेल आप चाहती हैं, वो थोड़ा सा उसमें मिला लें, कि बहुत रूखापन न रहे, जी। थोड़ा सा नमी उसमें आ जाए, ऐसा कर लें उसको। और उसके बाद आप जब जो आपने रोटी का जो आपने आटा तैयार किया है जी। सना हुआ, उसकी रोटी बना लें पूरी, पूरी जैसे बेलते हैं हम वैसे पूरी उसको गोल बना लें। और उसके बाद उसमें हल्का सा घी लगा लें, जी। घी या तेल जो या भी है। सरसों का तेल या जी। जो भी आप रिफाइंड ऑयल आप चाहती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, वो लगा लें। उसके पास इसकी अच्छी सी मोटी सी परत लगा दें पूरे इस मसाले की जो हमने तैयार की है, चने वाली जो है, जो आप कुछ मसाले के मजा आ साथ रहा में। है, हाँ, बोलिए बोलिए। उसको जी। उसको खूब अच्छे से उस पे उसकी एक अच्छी सी परत बना लें। और उसके बाद हल्का सा उस पर बेलन चला लें, ताकि वो उसमें चिपक जाए अच्छी तरीके अच्छा। से। और उसके बाद उसको ऐसे रोल करें, एक तरफ से उसको मोड़ लें, और उसको गोल गोल पाइप की तरह हम पाइप की छोटा तरह सा बना लें, जी। बेलन जैसा उसको जी। लपेट लें, जैसे समझिए आपको समझ में आता है। लेकिन ऐसा भी ना करें, उसको बिल्कुल गोल नहीं करना है, थोड़ी सी करीब 1 इंच का उसको मोड़ें, फिर उसको थोड़ा दबा लें उसमें, और फिर उसको फिर ऐसे मोड़ लें, बिल्कुल ताकि वो गोल गोल नहीं। मसाला पूरा हाँ, उसमें बना एक रहे दूसरे उसमें। में चिपक जाए अच्छी तरीके से। और जब वो लंबा सिलेंडर जैसा बन जाए या पट्टी बन जाए लंबी, तो उसको फिर दूसरी तरफ से गोल 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 बिल्कुल लपेट के, और उसको तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे वो चक्री सी बनती है, हाँ बिल्कुल, चकली बनती है जो चकली खाने बनती के लिए, है। उस तरीके से अब हमें बना चकली लेना है। जैसा उसको गोल कर जी। लें, लेकिन जो लेयर है वो गोल गोल वाली जो चक्कर वाली है, वो सीधे ऊपर आपको दिख रही हो, तो उसको अपने हाथ से ऐसे दबा लें। अब ये एक लोई जैसी हो गई। जी। अब आप इसको अच्छी तरह से बेल लें, लेकिन हल्के हाथ से बेलें, बहुत ज्यादा दबा कर ना बेलें, ताकि जो परत है वो अलग अलग रहे। और इसके बाद जब बेल कर आप उसको सेक लें अच्छी तरह से। आप देशी घी में चाहती हैं तो घी में बनाएं, या तेल में उसको सेकें, जी। और फिर गर्मा गर्म आप खाएं। तो इसमें जो है कि जो हम लोग चने वैसे भरते हैं, कभी कभी जो सत्तू वाला भरते हैं, वो उसमें गिरने की संभावना रहती है। इसमें जो चिपक जाता है एक एक परत में, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जो एक एक उसकी जो परत है, वो जब अलग अलग होती है तो उसका मज़ा बहुत अलग होता है। हम तो सुन के इतना स्वाद आ चुका है कि हमें तो पता चल चुका है, बड़ा अच्छा लगेगा। इसको आप दही से खा सकती हैं, लेकिन जो अभी नेहा ने टमाटर वाली सब्जी और सेव वाली सब्जी बताई है, उसके साथ भी खा सकती हैं। आपकी मर्जी है, जिसके साथ भी आप खाएं। आलू दही की रसेदार सब्जी के साथ भी खा सकती हैं, लेकिन साथ में अगर गीत भी चल रहा हो तो उसका मजा कुछ और आता है। या कुछ और बताएंगी नेहा? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगता है गीत के साथ गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा गीत चल जाए तो हमें ब्रेक मिल जाए जरा सा। ठीक है। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई। मेरे बालों में कोई भी रेत आए, गले लग जाए किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहे कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहे कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। तो बिल्कुल गर्मा गर्म खाने की बात हुई, फिर ऐसे काली घटा छाए गीत बज रहा है, तो ऐसा लगा बिल्कुल एकदम माहौल बन चुका है खाने चाय पीने के का। साथ तरह तरह की पकौड़ियाँ। और इसमें एक भाई अभी इस गाने के बाद जैसे कहा ना काली घटा छाए, तो फिर तो एक गर्मा गर्म और नाश्ता होना ही चाहिए। तो बता देते हैं एक चने की दाल और पत्ता गोभी के बारे में। पत्ता गोभी की पकौड़ी। जी, तो ठीक चने है। की दाल और पत्ता गोभी की पकौड़ी के हाँ, बारे में आप चने की दाल बताने जो है वाली हैं। 5-6 घंटे सभी जानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, मूँग की जी, दाल से ज़्यादा समय जी। लगता है, तो इसको आप अंदाज़ से 5-6 घंटे तक भिगो दें। ये मौसम पे निर्भर करता है। आजकल के मौसम में 5 घंटा तो चाहिए ही, ठीक है? और उसको एक तरफ भिगोने के लिए रख देंगे। जब वो भीग जाएगी तो उसको पीस लेंगे। उसके बाद एक पत्ता गोभी लेंगे और उसको पत्ते गोभी को जो है खूब बारीक-बारीक काट लेंगे और जी। उसको ज़ाहिर है कि एक कटोरे में रख लेंगे बड़े में। और उसके साथ में ही अगर आप खाती हैं तो बारीक कटा हुआ प्याज ले लें आधा बाउल, और बेसन ले लें 1/4, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो थोड़ा अलग अलग रहती है, बिखरती है। ये जो बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है बेसन। और कटी हुई हरी मिर्च, ये आपके अपने स्वादानुसार होगी। कटा हुआ हरा धनिया, नमक अंदाज से, लाल मिर्च पाउडर भी आपके अपने घर के जो परंपरा है, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से लेंगे। और इसमें आप थोड़ा दरदरा धनिया पाउडर भी डाल लें। थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो स्वाद एकदम अलग आता है इसमें। और उसके साथ ही फिर वही वाली बात है कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी, अगर आपकी के यहाँ परंपरा है और आप खाती हैं तो आप उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दें, यानी कि उसको अच्छे से पीस के उसको भी उसमें मिला लें। फिर उसके बाद चने की दाल जब हो गया 5-6 घंटा, तो उसके बाद आप पानी पूरा निकाल कर उसको पीस दें पहले ही काम ने, कि तभी उसके साथ ही ये पत्ता गोभी वगैरह हम इस काटेंगे और करेंगे। उसके बाद जो हमने पत्ता गोभी बारीक बारीक काटा था, या तो आप बारीक काट लें या उसको चाहे तो घिस भी सकती हैं आधा आधा काट के, दोनों तरीका है जैसी आपको आसानी हो। उसके बाद काट के उसमें पत्ता गोभी जो हमने कद्दूकस किया है या बारीक काटा है वो, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, उसको सब एक सारी चीज़ों को एक साथ एक बाउल में, बड़े बाउल में मिला लें। वहीं हरी मिर्च, बेसन सब मिला लें। फिर जो हमने बताया कि मिर्च है, धनिया पाउडर है, अगर आप चाहती हैं थोड़ा खटाई भी तो आप अमचूर भी डाल सकती हैं। सब मिला के अच्छी तरीके से एक ऐसा तैयार कर लें कि आप उसका पकौड़ी जैसा बना सकती हैं। पकौड़ी तो हमारी सखियाँ बनाती ही हैं। और उसके बाद एक पैन में तेल डालकर तेल गरम कर लें और उसमें एक और टिप आ रहा है, टिप्स जो है उसमें ये कि सरसों के तेल में जैसे कि अगर आप चाहती हैं कि उसकी महक ना आए तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें या थोड़ा सा आटे की एक छोटी सी गोली डाल देंगे तो उसकी वो जो महक आती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और वहीं नमक जब डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम तलते हैं वो थोड़ा जो तेल कम पीती है, यानी कि उसमें तेल एब्जॉर्ब कम होता है, तो वो डाल सकती हैं। और वहीं पर फिर उसमें इसके गोले बना बना कर उसमें डाल दें और उसको तल लें अच्छी तरीके से और छान लें, मतलब बिल्कुल बारिश तल लें अच्छी तरीके से। ये तो बहुत कुरकुरे और चटपटे तैयार होंगे। और
ये तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इसमें अगर अगर आपकी इच्छा है, जैसे बहुत सारे लोगों को पकौड़ी में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, तो अजवाइन डाल सकती हैं। लेकिन आजकल जैसे कि अगर आपके घर में अजवाइन लगी हुई है, तो सीधे अजवाइन के पत्ते का भी हम प्रयोग काट के उसमें डाल सकते हैं, इसके जी। साथ साथ पत्ते गोभी के साथ साथ, है ना? बड़ा अच्छा उसका स्वाद ही एक अलग आ जाएगा। स्वाद अलग आता है। और ताज़ी जो अजवाइन की पत्तियां होती हैं उनको आप काट के इस्तेमाल करें, देखिए बिल्कुल अलग तरीके का स्वाद आएगा। और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगी। तो ये तो हो गया चाय के साथ, अब चाय बनाना भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हमारी सखियां बड़ी अच्छी तरह से चाय बनाना जानती हैं। तो हमें भी मिलेगी 4 बजे चाय। लेकिन उससे पहले हमें लगता है नेहा आज बहुत चटपटी चीजें हो गई, कुछ मीठा भी हो जाए। बिल्कुल, अभी सावन का महीना चल रहा है और सखियों के उपवास भी आने वाले हैं, आते रहते हैं। हाँ, जी कुछ के चल रहे हैं, कुछ जी। के अब शुरू होंगे 21-22 तारीख से। जी, तो उसमें ऐसा होता है कि साबूदाने की खिचड़ी कितनी खाई जाए, तो अच्छा, इसलिए हमने मीठा कहा भी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ठीक है। सेब की खीर हम बना सकते हैं। हम्म, तो सेब की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, 1 किलो दूध का हम बताते हैं उनको। अच्छा। और 1 किलो दूध चाहिए, कंडेंस मिल्क ले सकते हैं, जो वो थोड़ा गाढ़ा सा दूध आता हाँ, है। जो बना बनाया जी। टिन में आता है जी। तो 4 बड़े चम्मच वो ले सकते हैं। हाँ, सेब एक मध्यम आकार का ले सकते हैं। दूध भी लेना है साथ में, या जी। केवल कंडेंस में लेना है, या दूध लेना जी, है? दूध भी लेना है और कंडेंस मिल्क कंडेंस भी मिल्क लेना भी है। लेना है, ठीक तो वो है। 2 से 4 चम्मच लगेंगे। अच्छा। सेब एक मीडियम आकार का लगेगा। घी हमें चाहिए 1 बड़े चम्मच। इलायची पाउडर लग सकता है 1 छोटा चम्मच, या फिर हम 2 छोटी इलायची हरी वाली जो होती है वो डाल सकते हैं। शक्कर हमें 4 बड़े चम्मच, या जितना हम खाते हैं स्वाद के हिसाब से। मेवे इसमें लगेंगे बादाम, काजू, किशमिश, केसर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वाह, एकदम स्वाद बढ़ गया। हाँ, उपवास उपवास में ये सब खाया ये जाए, सब हाँ, मतलब इंतजाम करना बहुत जरूरी जी। है, तभी तो रह पाएंगे। हम्म अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहले तो दूध को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है, करीब वो आधा हो जाए इस तरीके से। तो हाँ। बहुत गाढ़ा दूध बनाना होता है इसमें। अगर थोड़ा भी पतला रहता है तो फिर वो पानी पानी सा लगता है, स्वाद अगर नहीं हमने आता, सिखाया तो। जी। जी, तो दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक उबाल लें। जब वो आधा रह जाए तो उसमें कंडेंस मिल्क जो है वो मिला दें साथ में, और कुछ देर साथ में उसको उबालें। अगर हम चाहें तो इसी वक्त मेवे डाल सकते हैं उसमें, हाँ हाँ या चाहें तो लास्ट आखिर में हम सजाने के लिए डाल सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़े अभी डाल सकती हैं, और अगर आप चाहें तो अंत में जब पूरा अंत जब में आप पूरे बॉल डाल निकालती सकते हैं हैं, तो जी। ऊपर सजावट के लिए भी रख सकती हैं थोड़ा जी, सा। तो जब तक दूध हमारा उबल रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम सेब को छिलकर कद्दूकस कर लेते हैं। और तुरंत ही इसको, क्योंकि इसको ज्यादा देर रखने से काला हो जाता है, जी हाँ। तो इसलिए तुरंत ही उसमें एक पैन में घी डाल के इसको सेक लेते हैं। अच्छा। धीरे धीरे घी डाल के उसको हल्का हल्का सेकते हैं, जब तक कि उसका पूरा पानी उड़ ना जाए उड़ और ना जाए, यानी कि वो सूखा एकदम सूखा सा सूख हो सा जाता जाए। है। जी, अच्छा। तो उसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं, और उसे जब वो सीख जाए तो उसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। दूध उबल के एकदम गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने से ठीक पहले हम उसमें शक्कर मिला सकते हैं, तो वो अच्छी तरह से और गाढ़ा हो जाता है। बाद में हाँ, मिलाने से नहीं तो फिर पानी वापस छोड़ता है, छोड़ेगा। जी जी, जी। तो ये सब हो जाए जब, तो दूध को भी हम गाढ़ा होने के बाद अलग से रख दें ठंडा होने के लिए। जब ये दूध ठंडा हो गया और सेब ठंडा हो गया, तो दोनों को आपस में मिला दीजिए। और मतलब शांत भाव जब दोनों का हो जाए तभी आप मिलाएं, नहीं तो कुछ ऐसा खराब तो नहीं होता है, नहीं बस गड़बड़ हो इसमें सकता है, क्योंकि अगर जी। सेब में थोड़ी भी खटास है तो दूध फट भी सकता है। तो अच्छा। बेहतर है कि इसको थोड़ा सा ठंडा नम हो होने के जाए, बाद। हाँ, जी। गुनगुना रह जाए दूध, तभी मिलाएं उसमें। तो फिर बाद में जब दोनों ठंडा हो जाए तो दोनों को एक साथ मिला करके अच्छी तरह से किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए, और उसे मेवे सजा दीजिए उसमें अच्छी तरह से। बस फिर उपवास में खाइए अच्छी तरह से मिलके। बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहती हैं कि ठंडा ठंडा आपको पसंद है खाना, इस तरीके की चीजें, तो ठंडी करने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए इसको। जी, हम तो ये सोच रहे थे कि इससे चाहे तो कुल्फी जमा लिया जाए, अच्छा, बड़े अच्छे ऐसा लगेंगे। है। जी, ये सेब की दूसरी कुल्फी बात हो आ गई जाएगी फिर सामने, वो। ये सेब की कुल्फी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है कि कद्दू यानी कोहड़ा जो होता है, जो पीले रंग वाला होता है, वो जो खूब गाढ़ा पीला जो हो चुका होता है, यानी जी, पका हुआ जो मीठा हो मीठा जाता सा जो है, हाँ, लगता जो है। मीठा जी। होता है, उसमें भी बहुत हल्के पीले होते हैं। जो पक जाते हैं ज्यादा, वो ज्यादा गाढ़े पीले रंग के हो जाते हैं। तो वो जो गाढ़ा पीला वाला होता है उसको ले आए आप। उसकी भी खीर बहुत ऐसी ही बनती है। अच्छा। उसको भी कद्दूकस करके, साफ करके अच्छी तरह से कद्दूकस कर ले। छिलके उतारने के बाद छिलके हटा लें, उसके अंदर से जो बीज है वो हटा लें, और जो जिससे सब्जी जैसे बनती है वैसे ही उसको कद्दूकस कर लें खूब अच्छी तरह से। और एक घी में करीब 1.5-2 टेबल स्पून घी डालकर कढ़ाई में, उसमें 2 इलायची जो पीस के हमने जैसे इसमें सेब की खीर में रखी थी, वैसे ही सारी लगभग चीजें वही रहेंगी। 2 इलायची उसमें डाल के, जैसे छौंक के लिए हम अदरक, ये जीरा, राई वगैरह डालते हैं, वैसे ही उसमें इलायची डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ ये कोहड़ा डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा उसको भून लीजिए।
जी। मतलब जितना आप चाहती हैं, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा आप भून लेंगी तो थोड़ा-सा जो उसकी महक है वो थोड़ी अलग कम हो हो जाएगी। जाती हाँ, है, कम हो बदल जाएगी जाएगी और थोड़ी। खुशबू अच्छी आ जी। जाएगी, इलायची और देशी घी की खुशबू आ जाएगी। हुँ, तो इसको उबलते हुए लेकिन दूध में डालना होगा, और हुँ। दूध उबल रहा है तभी डाल दें, क्योंकि थोड़ा-सा इसको पकना होता है। अच्छा। हाँ, ये पकेगा क्योंकि ये सेब की तरह, सेब तो हम कच्चा खा लेते हैं लेकिन जी। इसको तो नहीं खा सकते। इसको दूध में पकेगा खीर की तरह, और हुँ, जब ये पक जाएगा तब हम उसमें उसी के अनुसार उसमें चीनी डालेंगे। और जी, लेकिन हाँ, जो गाढ़ा होने की प्रक्रिया है उसको आप पहले कर लें, जितना आप गाढ़ा चाहती हैं। जी। खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाए तब इसमें डालें, क्योंकि बहुत जल्दी ही पक जाएगा। कद्दूकस किया हुआ कोहड़ा है तो ज़्यादा हुँ, समय नहीं लेगा। फिर वो जब पक जाए तब उसमें शक्कर डाल दें, और मेवे डाल के खूब उसको और रिच बना लें, और उसके बाद ऐसे ही निकाल के बोल में और खाएँ। उपवास में खाएँ, खाएँ और खाएँ। जी, उपवास में तो खाने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और कार्यक्रम में हमें लगता है कि अब तो वक़्त नहीं है कि हम कुछ बताएँ, लेकिन हाँ, ये है कि रसोई का मामला जो है, हम यही कहना हुँ, चाहते हैं कि आजकल आस-पास जो है, आप ध्यान रखें कि रसोई घर में तो पानी बिल्कुल ना रखने दें, जमा होने दें जी, कहीं पे भी, किसी भी बर्तन में अगर है, क्योंकि मच्छर आ जाते हैं और डेंगू की संभावना बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हो जाती है। तो रसोई घर साफ-सुथरी रखें, मक्खी, मच्छर मक्खियाँ भी इसमें इन आ दिनों जाते हैं। बहुत ज़्यादा घूमती-फिरती रहती हैं, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि मक्खियों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने-पीने की हाँ। चीज़ें। हाँ, तो देखो ये जी। बहुत ज़रूरी हुँ, वो है कि जैसे चीनी की बात आती है कि शक्कर जब हम डिब्बे में रखते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी से चींटी घुस जाती है। जी। तो उसके लिए बहुत सारे और भी प्रयोग हमारी सखियाँ जानते ही हुँ, हैं। हुँ, लेकिन कुछ लोग जैसे कपूर डालते हैं तो उसकी खुशबू उसमें आ जाती है, महक आ जाती है, नहीं अच्छी लगती। तो हुँ, बेहतर है कि उसमें 4-6 आप लवंग डाल दें, तो उससे जी। चीनी नहीं चींटियाँ नहीं चींटी आएँगी, नहीं जी। लगेगी, चीनी में चींटी नहीं चींटियों को लगेगी। लौंग नहीं पसंद है। बिल्कुल ये नहीं बात पसंद है। समझ में आ और गई है। रसोई घर में कहीं ऐसा है तो एक तो इस चौक आती है, उसको तो चला ही लें, लेकिन कहीं आपको हुँ, लगता है वहाँ आप चारों तरफ हल्दी भी डाल सकती हैं। जी। हल्दी अगर पाउडर डाल देंगे तो भी आपके आस-पास चींटियाँ नहीं आएँगी। नहीं, चींटियों को हल्दी और लौंग नहीं पसंद है, तो नहीं हम पसंद है, देखते और हैं। ऐसे उनके लिए ही कुछ बनाएँगे तो हम हल्दी लौंग नहीं डालेंगे। आटा और हाँ। चीनी ही डालेंगे जी उनके हाँ, इस लिए बात हम। का ख़्याल रखेंगे जी। कि हम वो डालेंगे, लेकिन कभी-कभी नमकीन चीज़ों में भी चींटियाँ लग जाती हैं, ऐसा भी वो देखा कुछ गया है। होंगी ना चींटियाँ ऐसी जिनको नमकीन पसंद होता होगा। ऐसा। जी, तो ऐसी लेकिन चींटियाँ। भई ये किसको क्या पसंद है, ये तो हमें पता है, और हुँ, कोशिश कर रहे हैं कि और इस पर हम शोध करें। जी, लेकिन फ़िलहाल तो घड़ी को यही पसंद आ रहा है कि हम कि आप कार्यक्रम से विदा घड़ी लें। कह रहे हैं कि भई अब नमस्ते-वमस्ते कीजिए आप सखियों को। लेकिन सखियों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो आजकल हम कुछ बातें, कुछ गीत लेकर आते हैं, उसमें हुँ, आप फ़ेसबुक से जुड़ें, और वहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं विविध हुँ, भारती के, उनको सुनें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। तो इसी वायदे के साथ कि हमारी सखियाँ ढेर सारे इस तरह के कार्यक्रम सुनेंगी, तो आज हम विदा लेते हैं जी सखियों से। बिल्कुल। तो तो सभी सखियाँ नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली